नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4। तो हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहले हमने आपको रासायनिक 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 अभिक्रिया और भौतिक रिएक्शन के बारे में हमने कक्षा 9 के एनसीईआरटी में आपको पढ़ा दिए हैं। तब चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। तो क्या होता है, अपने अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब अगर हम गर्मी में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिए तो क्या होगा। और लोहे का जो तवा है या तसला और जैसे कील को भी हम ले लें और उसको जैसे आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिए तो क्या होगा। अंगूर का किण्वन हो जाता है, कैसे होता है इसके बारे में देखेंगे। भोजन पकाया जाता है तो इसे कैसे होता है। हमारा शरीर में जो भोजन पचता है ये क्या होता है। हम सांस कैसे लेते हैं इसके बारे में देखेंगे। आपको बता दें कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। आपको बता दें कि इन परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान में कुछ क्या होता है, परिवर्तन हो जाते हैं। जो प्रारंभ में जो हम वस्तु के लिए तो वो वैसी स्थिति में नहीं होती, कुछ क्या होता है उसमें चेंज हो जाता है। और आपको बता दें कि पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम आपको पहले ही बता दें कि पिछली कक्षा में क्या हम पढ़ चुके हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। आपको बता दें कि भौतिक परिवर्तन जो कोई चीज को हम लेते हैं वो उसी रूप में हमको प्राप्त होता है, उसके बाद फिजिकल भौतिक परिवर्तन होता है। आपको बता दें रासायनिक परिवर्तन वो होता है कि रासायनिक परिवर्तन जैसे हम किसी वस्तु को लिए, उस वस्तु के लिए उससे कुछ नया पदार्थ बन जाता है, उससे हम क्या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन एक सिंपल सा डिफिनेशन है, सिंपल से भाषा में को समझाएं जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पढ़ चुके। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्या कहेंगे, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है, हम कैसे जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। इन प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करेंगे। पहले हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे, फिर उसको हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या उसके बारे में। ऐसे क्रियाकलाप 1.1 में देखिए कि सावधानी पूर्वक इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आप करेंगे तो करिए। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों के चश्मा पहन ले, उसको उचित होगा। आपको बता दें कि लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन का रेगमाल लीजिए। मैग्नीशियम रिबन का रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लीजिए। रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लीजिए। फिर इसे चिमटे से पकड़ स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसको दहन कीजिए। थोड़ा सा जलाइए तो इस पे बनी राख को वॉच ग्लास पे इकट्ठा कर रख लीजिए। वॉच ग्लास पे क्या करें, इकट्ठा कर रख लेंगे। इकट्ठा कर लीजिए। और 1.2 में फिगर में दिखाया गया है, जैसे ये दिखाया गया है कि मैग्नीशियम रिबन लिए उसको जलाया जा रहा है बर्नर की सहायता से। जो उसका जो राख मिलता है कि मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय अपनी आंखों को यथासंभव दूर रखिए और अपनी परीक्षण को देखिए क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, फिगर में दिखाई एक चिमटा लिए, मैग्नीशियम रिबन को पकड़े हैं और मैग्नीशियम रिबन को पकड़े और उसको बर्नर की सहायता से जला रहे हैं। जो उसका जो राख में निकलेगा ना उसको ग्लास पे रख लेंगे। वॉच ग्लास में मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रख लेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। आपने देखा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रबर का दहन होता है और उस श्वेत चूर्ण में परिवर्तित होता है। क्या होता है, जलन, उसको जलाते हैं तो क्या होता है, श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम आइड का चूर्ण प्राप्त होता है। अब कहते हैं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच वाली अभिक्रिया के कारण बनता है। क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, आपको बता दें कि एक प्रश्न लीजिए। क्रियाकलाप 3.1.3 को समझेंगे। एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रणाली में कुछ दानेदार जिंक ले, जैसे फिगर में दिखाया गया, ये फिगर है इसमें दिखाया गया है। जिंक लीजिए, आपने इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दीजिए। सावधानीपूर्वक करिए। ठीक है, क्या जस्ते के दाने जिंक के दानों के आसपास कुछ होता है दिखाई दे रहा है। शंक्वाकार फ्लास्क या प्रणाली को स्पर्श करके देखिए कि क्या तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न
निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हमें निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। किसी भी परीक्षण की सहायता से हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन अभिक्रिया हुई है। बता दें, अवस्था में चेंज होता है, रंग परिवर्तन हुआ है, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन हुआ है, तापमान में भी क्या होता है, परिवर्तन हुआ है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्याय से हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। आपको बता दें कि यदि हम हमारे आसपास हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देख पाएं तो हमारे चारों ओर में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। बता दें, अब रासायनिक समीकरण, अगला टॉपिक रासायनिक समीकरण क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें क्रियाकलाप 1.1 का विवरण, जैसे ऑक्सीजन की जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी भी समीकरण का अभिक्रिया विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम ही था। हम किसी समीकरण को मूल समझाएं, उसको अच्छा है कि उसको समीकरण को लिखो। पहले हम क्या लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आपको बता दें कि अभिक्रिया 1.1 मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें अभिकारक कहते हैं। आपको बता दें कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे अभिकारक कहते हैं। और इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, उससे उत्पाद कहते हैं। जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक, और जिससे रासायनिक परिवर्तन होने के बाद जो उत्पाद बनता है ना, जो प्रोडक्ट बनता है उससे मैग्नीशियम जैसे ऑक्साइड बनता है तो क्या कहते हैं, उसको उत्पाद कहते हैं। जो बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन को उनके मध्य में एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। आपको बता दें कि अभिकारकों के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। उसी प्रकार उत्पाद के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। जैसे कोई हम समीकरण लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, नहीं ये मत लीजिए, दूसरा लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम है प्लस O, ठीक है, ये क्या अभिकारक है। अभिकारकों में दिखाएगा अभिकारकों में परिवर्तन उनके तीर के निशान द्वारा दर्शा रहे हैं। देखिए, अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। देखिए क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्साइड के अभिकारक है, और इनको हम कैसे लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस O। ये क्या है, उसको हम बाईं तरफ लिखे। उसी प्रकार उत्पाद के बीच योग का चिन्ह लगाकर हम उसको दाईं की तरफ लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है O, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को हम योग का आकर दाईं की तरफ लिखते हैं। क्या, दाईं तरफ जो उत्पाद बनता है उसको हम दाईं तरफ। तीर का जो निशान शो करता है, ये तीर शो करता है कि अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। कि हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, क्या अभिक्रिया दर्शाने को शो करता है। इसी प्रकार हम समीकरण को लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक समीकरण सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा
तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। आपको बता दें, शब्दों के माध्यम से न कहकर सूत्र के प्रयोग करके रासायनिक समीकरणों के अधिक संक्षिप्त या उपयोगी बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। आपको बता दें कि रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन यदि आप मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और जो तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों को परमाणु की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करते हैं। तीर के निशान के दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर के तत्वों को परमाणु की संख्या की गिनती करके उनकी तुलना करते हैं। ये क्या दोनों ओर के तत्वों का परमाणु संख्या समान है? यदि दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या समान है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित है। क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है किसी अभिक्रिया का ऐसा अभिक्रिया समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी भी अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। आपको बता दें क्रियाकलाप इस प्रकार समीकरण 1.2 की मैग्नीशियम एक वायु में जलने का ढांचा समीकरण। आपको बता दें कि मैग्नीशियम क्या है। मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो उस ऑक्सीजन के पास कितने, मैग्नीशियम यहाँ पे कितना, एक ही है। तुमको यहाँ पे भी जो उत्पाद बना उसमें मैग्नीशियम कितना, एक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 पर यहाँ पे 1 है। तो इसको हमको संतुलित करने के लिए अब हमारा अगला टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व के बारे में देखेंगे और कैसे संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में समझाने उसके बारे में समझते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम स्मरण होगा कि जिनको आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान न तो निर्माण होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान न तो निर्माण होता है, नहीं इसका क्या होता है, विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। आपको बता दें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही उसका विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान रहती है। इसलिए हम कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान रहती है। इसलिए कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि रासायनिक समीकरण 1.2 को संतुलित है। आइए हम रासायनिक समीकरण को चलो संतुलित करना सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को हम लिए हैं, उसको रिएक्ट कराते हैं तो क्या जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट। पहले हम उपरोक्त समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में दर्शाया जाता है। जैसे हम समीकरण में पहले सूत्र इसको फार्मूला में इंडिकेट कर, जैसे Zn को है H2SO4 Z प्लस H2SO4 जैसे ZnSO4 प्लस H2। अब वो तो तीर के निशान दोनों ओर के तत्वों को परमाणु संख्या की तुलना करेंगे। आपको बता दें, चलिए देख करते हैं। का भइल जैसे आपको बताते हैं कि देखिए, पहले जो हम Zn को जिंक और H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो हमारे क्या होता है,
जिंक सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, जिंक सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आपको बता दें, देखिए तो अभिकारकों में परमाणु की संख्या कितनी होती है आपको, अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है, अभिकारक में Zn यहाँ पे कितना है, अभिकारक यही है जो उत्पाद, अभिकारक वो होते हैं जो उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। अभिकारक क्या है, अभिकारकों में परमाणु की संख्या देखिए, अभिकारक क्या है, Zn है, ठीक है। ये रासायनिक परिवर्तन होता है क्या, अभिकारक होता है जो बनता है उत्पाद होता है, ठीक है। तो ये क्या रासायनिक परिवर्तन इसमें होगा, तो देखिए ये क्या है, Zn इसमें कितनी है, Zn की संख्या कितनी है, अभिकारक में जिंक की संख्या कितनी है, 1, तो यहाँ पे भी क्या है 1, ठीक है। वही उत्पाद हम देखेंगे परमाणु की संख्या कितनी है, जो उत्पाद बन रहा है तो उसमें जिंक की संख्या कितनी है, तो देखेंगे जिंक की संख्या क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन में अभिकारक की संख्या देखना है, हाइड्रोजन में अभिकारक की संख्या कितनी है, यहाँ पे 2, ठीक है। और उत्पाद में भी अभिकारक की संख्या कितनी है, यहाँ पे 2, कितना बना है 2, ठीक है। सल्फर का देखेंगे, सल्फर का अभिकारकों में कितनी संख्या, सल्फर का अभिकारक में कितनी संख्या, यहाँ पे 1 है। और उत्पाद में भी देखेंगे अभिकारक की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1, ठीक है। अब हमारा पारी ऑक्सीजन को हम देखेंगे ऑक्सीजन कितनी है, तो अभिकारकों में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है, देखिए यहाँ पे 4 है, ठीक है। उसी प्रकार उत्पाद में परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन कितनी है, 4, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा समीकरण संतुलित है, ठीक है। हम दूसरी, इस तीर के निशान से दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या क्या है, समान, इसलिए हम एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम आयरन और H2O को जल से रिएक्ट करते हैं तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। आपको बता दें कि रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए और संतुलित समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं कीजिए, बॉक्स के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं कीजिए। असंतुलित समीकरण को 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या को सूची बना लीजिए, ठीक है। देखिए जो हमारा अभिकारक है, अभिकारकों में आयरन की जो संख्या कितनी है, अभिकारक में आयरन की संख्या 1 है, ठीक है। उसी को हम देखें उत्पाद में आयरन की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। कितनी है, 3 है। उसी प्रकार जब हम अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितना है, तो अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, कितनी है, 2, यहाँ पे कितना है, 2, ठीक है। उसी पर हाइड्रोजन की संख्या उत्पाद में परमाणु संख्या कितनी है, 2 ही है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 है, इधर भी अभिकारक में भी हाइड्रोजन की संख्या 2, अभी उत्पाद में भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ठीक है। उसी प्रकार ऑक्सीजन की संख्या देखें, अभिकारकों में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 1, कितनी है, 1, देखिए फिगर में दिखाएगा 1, ठीक है। वहीं पर हम जब उत्पाद में देखेंगे, उत्पाद में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या क्या है, 4 है। आपको बता दें कि सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिकों को सबसे पहले संतुलित कीजिए, चाहे आप अभिकारक हो या उत्पाद हो, उस यौगिक के सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को चुनिए। इस आधार पर हम Fe34 और उसके ऑक्सीजन तत्वों को चुनते। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु जबकि बाईं ओर क्या है, सिर्फ 1 है, ठीक है। आपको याद रखना होगा, जैसे ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारक में 1 है, 1 था, ठीक है, और उत्पाद में 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए 1 को हम 4 से गुणा कर देंगे, 1 से हम 4 से गुणा करते हैं। याद रखना आवश्यक है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिकारक में शामिल तत्वों और यौगिकों को सूत्र में नहीं बदल सकते, अभिकारक में शामिल तत्व या यौगिकों के सूत्र को नहीं बदल सकते। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2 लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2 का ट्वाइस H2 का होल 4 नहीं लिख सकते हैं, आंशिक रूप से संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा। आपको बता दें Fe प्लस 4H2O प्लस आयरो Fe3O4 प्लस H2O का आंशिक रूप से संतुलित समीकरण होगा। आपको बता दें कि चरण 1 में आयरन तथा हाइड्रोजन परमाणु अब संतुलित नहीं है, अभी संतुलित नहीं, इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन को संतुलित, अभी तो हम ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणुओं की संख्या को 4 से 4 कर देते हैं। आपको बता दें कि प्रारंभ में हाइड्रोजन संख्या 4H2O था,
4H2O था, 4H2O था। आपको बता दें कि दूसरी ओर हाइड्रोजन उत्पादों में हाइड्रोजन क्या था, H2O 4, 2 से संतुलित करने के 8 को 2 से उत्पादों में क्या करें, 4 कर देंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। जब हम हाइड्रोजन को 4 से गुणा करते हैं तब हमारा फार्मूला क्या बनकर तैयार होता है, Fe+4H2O इक्वल एरो Fe3O4 प्लस 4 हाइड्रोजन 2 बनता है, 4 हाइड्रोजन 2 बनता है। ठीक है। ऊपर दिए गए समीकरण जांच कीजिए कि तीसरा तत्व चुन लीजिए। अब तक हम असंतुलित है। अब पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जो संतुलित है। ठीक है, संतुलित है। क्या है, लोहा ही क्या है, संतुलित। आपको बता दें प्रारंभ में जो हमारी आयरन की संख्या 1 थी, अब हम उत्पाद में आयरन की संख्या 3 थी। ठीक है, तब हम संतुलित करने के 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे आयरन को संतुलित करने के बाईं ओर हम आयरन के 3 परमाणु लेते हैं। बाईं ओर हम आयरन के 3 परमाणु लेते हैं। कितनी, बाईं ओर 3 परमाणु लेते हैं, Fe3 प्लस 4H2O, Fe3O4 4 हाइड्रोजन 2। ठीक है, अंत में इसलिए संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण को दोनों ओर के तत्वों को परमाणु की संख्या की परिकल्पना करेंगे। ठीक है, जैसे आयरन यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन 3 आयरन 3Fe प्लस 4H2O, 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2 आपको बता दें कि समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या बराबर है। अतः हम समीकरण को अब संतुलित कहेंगे क्योंकि परमाणु संख्या क्या है, दोनों ओर दाईं और बाईं ओर अभिकारक उत्पाद के दोनों परमाणु की संख्या क्या है, बराबर है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरणों को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब ना भूलें।